लास्ट पार्ट ऑफ रिवीजन ऑफ कंपनी ऑडिट। तो इसमें हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये 3 वीडियोस आप बार बार देखोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर पे होल्ड हो जाएगा। सो लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में मैंने एंड किया था रिमूवल ऑफ ऑडिटर का पॉइंट। उसमें एक और पॉइंट है कि ट्रिब्यूनल का क्या रोल होता है इस केस में। तो देखते हैं, अगर ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है या फिर ट्रिब्यूनल को खुद से लगता है सुओ मोटो कि ऑडिटर हैज एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड और कोल्यूडेड इन एनी फ्रॉड, मतलब खुद फ्रॉड किया है या फिर किसी और को हेल्प की है, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को बोल सकता है कि अपने ऑडिटर्स चेंज कर लो। कंपनी खुद से ऑडिटर चेंज कर लेगी। लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसे हो सकता है कि अगर ट्रिब्यूनल को खुद को नहीं लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है एंड ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि यस ये केस इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिब्यूनल सीजी के बताने के 15 दिनों में ही कंपनी को बोलेगी कि यस ये ऑडिटर अब आपका काम नहीं करेगा, नया ऑडिटर काम करेगा। एंड नया ऑडिटर कौन है ये मैं खुद बताऊंगा, ये ट्रिब्यूनल बताएगा। ऐसे भी हो सकता है। और अगर कोई ऑडिटर इस पूरे सेक्शन के अंडर ट्रिब्यूनल की वजह से जा रहा है छोड़ के, तो वो आगे के 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन पाएगा और उस पर सेक्शन 447 विच इज फ्रॉड का सेक्शन वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, नॉर्मली उसका टर्म 5 ईयर्स या फिर टू टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स होता है, तो एवरी साल ऐसा मानता है कि वो रिटायर हो रहा है एंड फिर रीअपॉइंट हो रहा है। आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही विल रिटायर, ही विल बी रीअपॉइंटेड एंड ही विल एंटर इनटू सेकंड ईयर। तो ऐसा जो रिटायरिंग ऑडिटर है जिसका टर्म खत्म नहीं हुआ है, उसको हमें कंटिन्यू नहीं करना है, हमें किसी और को अपॉइंट करना है। तो ये स्पेशल वाला सेक्शन है, उसमें क्या करता है वो देखते हैं। तो स्पेशल नोटिस लगेगी अगर पीरियड खत्म नहीं हुआ है तो। क्यों? क्योंकि ये केस भी स्पेशल है। ये जो स्पेशल नोटिस होगी इसकी कॉपी आपको रिटायरिंग ऑडिटर को भेजनी है और रिटायरिंग ऑडिटर से लेना है रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। मतलब उससे लिख के लेना है कि हम तुम्हें निकालना चाहते हैं, तुम्हें अगर कोई अपने कंटेंशंस बताने हैं तो बता दो, हम सारे शेयर होल्डर्स को बता देंगे। अगर ये रिप्रेजेंटेशन टाइम में मिल गया तो जो एक्चुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उसके नोटिस के साथ सारे मेंबर्स को ये रिप्रेजेंटेशन भेज दिया जाएगा। और उस नोटिस में ये भी बताया जाएगा कि यस ऑडिटर से रिप्रेजेंटेशन मिला है और ये है वो रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर ये लेट मिला तो वो भेजा नहीं जाएगा सबको। फिर उस केस में ऑडिटर बोल सकता है जनरल मीटिंग में कि मुझे मेरे पॉइंट्स बोलने हैं, मैं खुद बोलूंगा, या फिर ऑडिटर में रिक्वायर द कंपनी कि आप में से किसी इंसान को एक अपॉइंट करो जो सबको ये पढ़ के बताएगा मेरे जो भी कंटेंशंस है। इन द मीटिंग इट विल बी रेड आउट। एंड वन मोर थिंग, इफ इट इज़ नॉट सेंड टू द मेंबर्स, जैसे पहले बोला था कि नोटिस के साथ भेजो, वो भेजा नहीं है तो आपको रजिस्ट्रार के साथ कॉपी फाइल करनी पड़ेगी। वेरी इजी। स्पेशल नोटिस की कॉपी ऑडिटर को दे दो, ऑडिटर से रिप्रेजेंटेशन दे दो। टाइम में आ गया तो मेंबर्स को भेज दो, टाइम में नहीं आया तो ऑडिटर में रिक्वायर टू रीड इट इन द मीटिंग, या फिर वो खुद भी बोल सकता है अपने पॉइंट्स। नहीं भेजा है मेंबर्स को तो रजिस्ट्रार को एक बार बता देना। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम कितने ऑडिट्स कर सकता है? तो 20 ऑडिट्स कर सकता है। एंड टैक्स ऑडिट है तो वो 60 कर सकता है। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 फर्म्स में पार्टनर है तो दोनों फर्म्स मिला के भी वो 20 ही ऑडिट्स कर सकता है। एंड अगर एक फर्म में 3 पार्टनर्स है तो 20 + 20 + 20 पूरी फर्म मिला के 60 ऑडिट्स कर सकती है। वेरी इजी। और ये 20 है स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए, 60 है टैक्स ऑडिट के लिए। बस इतना सिंपल सा है। नेक्स्ट इज यस, ये मैंने बता दिया आपको, टैक्स ऑडिट का 60 वगैरह सब कुछ। नाउ व्हाट आर द पावर्स और राइट्स ऑफ ऑडिटर्स। सबसे पहले दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन मैं कवर कर रही हूँ इसको। सबसे पहले वी हैव राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि वो एक्सेस नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। उस केस में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स रखे तो वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, कहीं और रखे तो वहाँ से एक्सेस कर सकते। नेक्स्ट, अगर कंपनी के ब्रांचेस है तो ब्रांच के अकाउंट्स पे भी हमारा एक्सेस है, क्योंकि ब्रांच का हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे हेड ऑफिस के साथ तो कैसे होगा ऑडिट। मैं ब्रांच की बात कर रही हूँ। सब्सिडरी के केस में कैसे होता है, यहाँ पे लिखा है कि सब्सिडरी की बुक्स पे हमारा उतने ही एक्सटेंट तक हक है जितना हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाने के लिए लगता है। अदरवाइज जो सब्सिडरी का इंडिविजुअल ऑडिट है वो उसका ऑडिटर देख लेगा। कंसोलिडेशन के लिए जो हमें लगने वाला है उसके लिए वी डू हैव द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी एज वेल इफ वी आर द ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओके, नेक्स्ट, राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, ये हमारा राइट है। और अगर नहीं मिला तो हम मेंबर्स को बता देंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, हम कैसे आपको ऑडिट रिपोर्ट देंगे। नेक्स्ट, हमारा राइट है टू रिसीव नोटिस उस जनरल मीटिंग की जिसमें डिस्कस होने वाला है हमारा ऑडिट रिपोर्ट, और वो अटेंड करना भी हमारा राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता उस मीटिंग में आने से। नेक्स्ट, सेक्शन 146 बोलता है कि ये सिर्फ आपका राइट नहीं है, आपकी ड्यूटी भी है, क्योंकि यही तो आपका काम है।
तो उस मीटिंग में जाना, रिप्रेजेंट करना खुद को, अपने काम को, ये आपका सिर्फ राइट नहीं, आपकी ड्यूटी भी है. सो दिस इज अ ड्यूटी प्लस राइट. और अगर ऑडिटर खुद नहीं जा सकता है तो वो किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा ये करने के लिए. लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐसा ही होना चाहिए जो अदरवाइज क्वालिफाइड है टू बी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी. मतलब बेसिकली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए उस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए. ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आप भेज सकते हो अगर आप खुद नहीं जा सकते तो. नेक्स्ट, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स. जो भी आपने काम किया है उसका रिपोर्ट बना के मेंबर्स को देना, ये आपका राइट है. उसके बाद राइट टू लीव. अगर आपको फीस नहीं दे रहा क्लाइंट तो आप क्या कर सकते हो, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर सकते हो अपने पास जिन पर आपने काम किया है और जिनके रिलेटेड आपको फीस नहीं मिली. यही बोला गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, ICAEW ने. उन्होंने क्या बोला है एक बार देखते हैं. उन्होंने बोला है कि वही डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करो जो उस क्लाइंट के हैं जिसने आपको पैसे नहीं दिए. क्लाइंट वही होना चाहिए. सेकंड, वो आपके पोजीशन में लीगली आने चाहिए, मतलब ऑन दी अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट आने चाहिए. इलीगली आपने पोजेस किए हुए डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए. थर्ड, वही रिटर्न करो जिन पे आपने काम किया है. ओके. एंड फोर्थ, उन्हीं काम के बारे में जिसके रिलेटेड फी पेंडिंग है. मतलब सपोज कंपनी ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, कुछ मुझे लगता है GST का काम करने के लिए, कुछ मुझे लगता है ऑडिट का काम करने के लिए. मुझे अगर ऑडिट की फीस नहीं मिली तो मैं सिर्फ ऑडिट वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकती हूँ, GST वाली मैं नहीं रख सकती. ओके. सो 4 पॉइंट्स जो ICAEW ने बोले हैं रिगार्डिंग लीन ऑन डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट इज उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को ले लो जो उसी क्लाइंट्स के हैं. सेकंड, लीगल पोजीशन में आना चाहिए आपके. थर्ड, आपने उस पर काम करना चाहिए. एंड फोर्थ, वही काम वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसकी फीस पेंडिंग है. सेक्शन 128 ये बस MCQ के लिए यहाँ पे लिखा है कि बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पे नॉर्मली रखने चाहिए कंपनी में. ये सेक्शन 128 में लिखा है ओनली फॉर MCQ. नेक्स्ट, अब कैग के क्या पावर्स होते हैं. तो कैग बेसिकली एक इंसान होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होता है इंडिया का कैग, और वो करता है गवर्नमेंट ऑडिट्स. तो वो तो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जो सारे गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट खुद करेगा. सो वो हर कंपनी के लिए एक एक ऑडिटर अपॉइंट करता है और उन ऑडिटर्स से ऑडिट करवा के लेता है. तो ऐसे ऑडिटर जब अपना रिपोर्ट कैग को देते हैं तो उस रिपोर्ट मिलने के 60 डेज में कैग 3 चीज़ें कर सकता है. पहला, वो सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है, मतलब एडिशनल ऑडिट. उसको लगा इसमें और कुछ देखना है, कुछ चीज़ें शायद गलत हो रही है, तो एक और ऑडिट करवाना है. इस सप्लीमेंट्री ऑडिट वो कैग करवा सकता है किसी और ऑडिटर से, या खुद भी कर सकता है. सेकेंड, का सप्लीमेंट्री ऑडिट तो हो गया, या फिर जो एग्जिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट था उसी पे अगर कैग को कुछ कमेंट्स देने हो तो वो कमेंट कर सकता है. और ये कमेंट्स कंपनी के सारे मेंबर्स को पता चलता है. कैसे? तो these comments shall be sent by the company to every person जो नॉर्मली FS में इंटरेस्टेड है. मतलब जो जो आपका FS पढ़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा, वो सारे मेंबर्स को आपको ये कमेंट्स भी बताना मैंडेटरी है. ये कंपनी पे बाइंडिंग है. और ऑडिट रिपोर्ट जब भी आप AGM में रखते हो, जहाँ पे रखते हो, जिस प्लेस पे रखते हो, जिस मैनर में रखते हो, उन सारे वेज, उस सारे के साथ आपको ये कमेंट्स भी लिखने हैं ताकि सबको पता चले कि कैग का क्या ओपिनियन है आपके कंपनी पे. एंड द लास्ट इज कैग टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है. टेस्ट ऑडिट एग्जैक्टली होता क्या है इज नॉट इन योर सिलेबस, वो कैग के अकॉर्डिंग वगैरह होता है. आपको बस आंसर पर्पज के लिए याद रखना है कि विदाउट प्रिजुडिस टू एनी प्रोविजंस वगैरह वगैरह, इफ द कैग कंसिडर्स नेसेसरी ही विल कॉज टेस्ट ऑडिट टू बी कंडक्टेड. बस इतना ही आपको लिख के छोड़ देना है. 3 चीजें कर सकता है कैग: सप्लीमेंट्री ऑडिट, कमेंट एंड टेस्ट ऑडिट. नाउ व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. सो ये है इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन 143. हमारे राइट्स तो हो गए, ड्यूटीज क्या है, जिम्मेदारियाँ क्या क्या है. तो फर्स्ट इज ड्यूटी टू इंक्वायर. हमने पूछना, ये हमारा काम है. अब सबसे पहले इंक्वायर में क्या चीज़ें पूछनी, तो 6 चीज़ें पूछनी है विच आर ABCDEF. A स्टैंड फॉर एडवांसेस एंड लोन्स. ऐसे तो नहीं दिए कंपनी ने जो खुद के लिए ही प्रीजुडिशियल हो, खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाले हो. ऐसे तो नहीं है ना. ये इंक्वायर करना आपका काम है. नेक्स्ट, A फॉर एडवांसेस हो गया. B फॉर बुक एंट्रीज. ऐसे तो नहीं है जो प्रीजुडिशियल है, मतलब सिर्फ बुक एंट्रीज की है, एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसी बुक एंट्री की है जो कंपनी को ही लॉस पहुंचाने वाली हो. ऐसे तो नहीं किए ना. ये इंक्वायर करना आपका काम है. थर्ड, कॉस्ट प्राइस से कम पे आपने कुछ बेचा है क्या, शेयर, डिबेंचर या फिर सिक्योरिटी, मतलब कॉस्ट से भी कम, लॉस पे सेल किया, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है क्या, ये देखना आपका काम है. D स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट. डिपॉजिट करके तो नहीं बताया लोन्स एंड एडवांस को. लोन एंड एडवांस है तो उसको लोन एंड एडवांस करके दिखाना चाहिए. गलत प्रेजेंटेशन तो नहीं किया जिससे सामने वालों का कंक्लूजन है, ऐसे तो नहीं किया. D फॉर डिपॉजिट्स. E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस. कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं दिखाया है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डायरेक्टर के या किसी के भी.
एंड एफ स्टैंड्स फॉर कैश। कोई शेयर्स हमने इशू किए हैं जिसके अगेंस्ट कैश मिलनी चाहिए, वो कैश एक्चुअल में रिसीव हुई है नहीं, वो देखना हमारा काम है। ABCDEF, A फॉर एडवांसेस एंड लोन्स, B फॉर बुक एंट्रीज, C फॉर कॉस्ट प्राइस से कम बेचा, D फॉर डिपॉजिट्स, E फॉर एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर के, एंड F फॉर कैश मिली है नहीं। नेक्स्ट, अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि यस ये सब करेक्ट है, तो खुद से ये एक्स्ट्रा जाके बताने की जरूरत नहीं कि मैंने ये भी देखा था, ये भी देखा था, ये भी मिला, ये भी करेक्ट है। नहीं, कुछ गलत है तो बताओ, सब सही है तो ये चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, हमारी ड्यूटी है ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना, और उस पर कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट है तो वो मेंबर्स को पता चलने चाहिए, जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रीड होने चाहिए, ये देखना भी आपकी ड्यूटी है। कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इज योर ड्यूटी। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कम्स, ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या बताना है कंपल्सरीली, सेक्शन 143(3). सो ये है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए नीरज अरोरा सर की एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 गन। सो ऑडिटर के सर पे गन रख के उसको पूछो तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं। तो ये जो है सारा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला है या नहीं, ये ऑडिटर को अपने रिपोर्ट में बताना है। सब मिला है तो बताना है हाँ, नहीं मिला तो बताना है ये मुझे नहीं मिला। 1 गन, इन्फॉर्मेशन मिली है नहीं ये बताओ। 2 शू, शूज पहन के कभी भी किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स मेंटेन्ड है या नहीं ये बताना है हमें अंडर क्लॉज नंबर B विच इज 2। 3 ट्री, ट्री मतलब क्या, तो ट्री को ब्रांचेस होती है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि ब्रांच ऑफिस के जो अकाउंट्स है उसकी समरी हेड ऑफिस पे आ रही है या नहीं पीरियडिकली। 3 ट्री, ट्री की ब्रांच। 4 डोर, हमने दरवाजा को खोला और हमारे सिर पर गिर गया बैलेंस शीट एंड P&L, तो बैलेंस शीट एंड P&L ठीक तो है या नहीं बुक्स एंड रिटर्न्स के हिसाब से, वो आपको यहाँ पे बताना है। 5 नाइफ, ऑडिटर के सामने नाइफ रख के उसके पूछो कि सारे फाइनेंशियल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई हो रहे हैं नहीं। सो FS कंप्लाई विद AS है या नहीं ये पूछो ऑडिटर को नाइफ दिखा के। 6 फिक्स, फिक्स क्या चीज़ें होती है जिसपे ऑब्जर्वेशन, कमेंट या एडवर्स इम्पैक्ट आता है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें हैं वो आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में दिखानी है, ये बोलता है क्लॉज नंबर 6। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गया और डिस्क्वालीफाई होकर डायरेक्टली कंपनी से बाहर हेवन में पहुंच गया, ऐसी कुछ है केस, तो आपको वो भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में बतानी है। 8 डेट, अब डेट पे आप तभी जाओगे जब आपने रिजर्वेशन करके रखा है, तो कोई रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एडवर्स रिमार्क अगर आपका है तो वो भी आप ऑडिट रिपोर्ट में बताओ। 9 वाइन, वाइन पीने से क्या होता है, तो इंटरनल कंट्रोल्स हिल जाता है। कौन से वाले, फिनेंशियल वाले। तो अगर कोई इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं तो वो इफेक्टिव है या नहीं, वो ऑपरेटिव है या नहीं, वो एडिक्वेट है या नहीं, ये आपको बताना है अपने रिपोर्ट में। ये जो 9 वाइन वाला क्लॉज है ये कुछ प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। कौन से वाले प्राइवेट कंपनीज को, तो जो OPC है उनको एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, एंड ये छोड़ के भी जो कंपनीज है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, एंड दोनों होने चाहिए, एंड उनके बोरोइंग्स 25 करोड़ से कम है, तो वो वाली कंपनीज भी आपकी एक्सक्लूड हो जाएंगी 9 वाइन के रिक्वायरमेंट से। और ये जो टर्नओवर है ये लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस के हिसाब से देखना है। एक सेकंड, कम ज़्यादा हो गया यहाँ पे। ये लेटेस्ट ऑडिटेड एफएस के हिसाब से देखना है, और ये जो बोरोइंग्स है ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द करंट ईयर देखना है। तो ऐसी कोई कंपनीज है तो इनको 9 वाइन एप्लीकेबल नहीं है। हेन, हेन स्टैंड्स फॉर सम अदर मैटर्स, हेन के 6 एग्स है, 6 अदर मैटर्स है, देखते हैं क्या है। फर्स्ट, पेंडिंग लिटिगेशंस कंपनी ने डिस्क्लोज किया है या नहीं, लॉ के हिसाब से कोई प्रोविजन रिक्वायर्ड था तो वो किया है या नहीं। थर्ड, IEPF को कुछ अमाउंट्स कभी कभी ट्रांसफर होता है, क्या होता है हम आज ही देखने वाले डिविडेंड वाले पार्ट में, ऐसा कुछ ट्रांसफर करने में कुछ डिले है या नहीं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कंपनी, रिप्रेजेंटेशन दिया है या नहीं कि जो फंड्स इन्वेस्ट किए हैं या किसी को लोन के तौर पे दिए हैं या एडवांस के तौर पे दिए हैं, वो जितने डिस्क्लोज किए हैं उतने ही है, वो छोड़ के और कुछ लोन, एडवांस या इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ऐसा मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन दिया है या नहीं, ये आपको देखना है। ये हुआ पैसे गए वाले पॉइंट से। एंड उसका ही ऑपोजिट जो बताया है वो छोड़ के कुछ पैसे आए भी नहीं है, ये वाला भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दिया है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट, ये जो रिप्रेजेंटेशन दिए है वो तो करेक्ट है, वो सच में वैसा है या है ना, मतलब उसमें कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं ना, कि बोला तो है उन्होंने कि हमने कोई पैसे दिए नहीं, लिए नहीं, लेकिन अगर लिए दे हो तो वो आपको चेक भी करना है उनका एक्यूरेसी। नेक्स्ट, डिविडेंड जो है वो कंप्लायंस में है ना, डिविडेंड के रूल्स हम देखने वाले हैं। एंड ऐसा ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी यूज कर रही है ना जिसपे ऑडिट ट्रेल मिल सकता है, तो ये 6 एग्स है जो अदर मैटर्स है वो भी आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताने हैं। यस, और
एक रिपोर्ट होता है ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्ट नहीं होता, बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट का ही एक पार्ट होता है, जिसमें हम बताते हैं कि जो रेम्यूनरेशन डायरेक्टर्स को दिया है वो प्रोविजंस के हिसाब से ही है या नहीं। तो ये कहाँ पे बताते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। दिस आई हैव मार्क्ड ओनली फॉर एमसीक्यू, बाकी कुछ नहीं है इससे। फ्रॉड के रिलेटेड एक स्पेशल रिपोर्टिंग होता है, उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे लेके आती हूँ। सो पहले आपको देखना है कि फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है या नहीं। अगर लेस देन 1 करोड़ का मेरा फ्रॉड है, मेरा मतलब कंपनी का, आपको बताना है बोर्ड को या ऑडिट कमेटी को, जो भी ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है तो कमेटी को या तो बोर्ड को। ये बताने के 2 दिनों में आपको रिपोर्ट करना है। मतलब सी क्या हो गया, आपको फ्रॉड मिल गया, तो मिलने के 2 ही दिन में आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है। नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व एंड पार्टीज इन्वॉल्व, ये 2 दिन में आपको फाइंड आउट करना है एंड फाइंड आउट करके बताना है बोर्ड को या तो कमेटी को। और फिर वो सॉल्व करेंगे, जो भी उनको एक्शंस लेने हैं वो लेंगे। एंड दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज बोर्ड रिपोर्ट में, नॉट ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में उनको बताना है कि नेचर क्या था, पार्टीज क्या थे, अमाउंट क्या इन्वॉल्व था एंड रेमेडियल एक्शंस उन्होंने क्या लिए हैं। ये उनको अपने बोर्ड रिपोर्ट में बताना है। ऑडिट रिपोर्ट पे इसका कुछ नहीं आएगा जब ये लेस देन 1 करोड़ पे होगा। मतलब एज पर दिस सेक्शन ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। कारो वगैरह में जो रिपोर्टिंग है दैट कंटिन्यूज टू अप्लाई। अब अगर हमारा फ्रॉड मोर देन 1 करोड़ या फिर 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा है या 1 करोड़ है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। सबसे पहले आपको 2 दिन में बोर्ड ऑडिट कमेटी को बतानी है, जैसे पहले के केस में आप बता रहे थे, और उनसे रिप्लाई लेना है आपको 45 डेज में। 2 दिन में बताया, बताने के 45 डेज में उनसे रिप्लाई सीख किया। रिप्लाई में जो भी रिप्लाई आया हो वो आपको फॉरवर्ड करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को आप 2 चीजें भेजेंगे। पहले तो रिपोर्ट जो आपने उनको भेजा था, और उसके साथ उनके जो रिप्लाई वगैरह आए हैं वो। कब भेजना है? 15 डेज ऑफ रिप्लाई ऑफ 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ रिप्लाई। फ्रॉड पता चला 2 दिन में बीओडी को बताया, बताने के 45 डेज में रिप्लाई सीख किया, रिप्लाई मिलने के 15 डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया। बोथ द थिंग्स, जो हमने पूछा था और जो उनका जवाब आया था, दोनों भी। और ये जो रिप्लाई ऑब्जर्वेशन है, सपोज 45 डेज में नहीं मिले तो आप फॉरवर्ड कर दो फिर भी सीजी को वो रिपोर्ट, और उसमें एक नोट कि हमने मांगा था लेकिन हमें 45 डेज में कुछ भी नहीं मिला कंपनी से, इतना आप भेज दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये आपकी ड्यूटी है व्हेन इट कम्स टू फ्रॉड्स। नेक्स्ट, ये फ्रॉड के जो सेक्शन है वो कॉस्ट ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी इक्वली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्यूरेसी पे काम करता है। अदर देन दोज जो फ्रॉड होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर किसी केएमपी का पासवर्ड चोरी हो, अगर उससे कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है जिससे एफएस पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो ऐसे फ्रॉड्स कभी कभी डिटेक्ट नहीं हो सकते। या फिर एम्प्लॉय किसी वेंडर से पैसे ले रहा है उसी को फेवर करने के लिए, ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं जिनका कोई जिसको हम एफएस से ट्रेस नहीं कर सकते, इसलिए उनको ढूंढ नहीं सकते। उसके लिए आपको एसए 240 फॉलो करना है। तो एसए 240 में यहाँ पे कवर नहीं करें क्योंकि चैप्टर में भी नहीं दिया, वो एसेज में आप अलग से पढ़ लेना। ये बताया इसलिए आपको कि ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं जो हम एफएस से ट्रेस नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना चाहिए। तो आपका आंसर एसए 240 से रिलेटेड स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स। अब कंपनी ने प्रिपेयर करना है एंड कीप, मतलब रखना है सारे बुक्स एंड अकाउंट्स को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही, एंड ब्रांच ऑफिस के भी आपको वहीं पे रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और कैसे रखना है? तो अक्रूवल बेसिस पे रखना है। बट किसी और प्लेस पे भी आप रख सकते हो बुक्स एंड अकाउंट्स को, बस रखने के 7 दिन में ही आपको रजिस्ट्रार को एक नोटिस से बताना है कि यस हमने अपने बुक्स कहीं और रखे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी बुक्स रख सकते हैं, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक ही रखते हैं। एंड उसके बाद अगर कंपनी की कोई ब्रांच ऑफिस है इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, तो उसके प्रॉपर जो समराइज रिटर्न्स है वो पीरियोडिकली आने चाहिए हेड ऑफिस के पास, ये आपको इंश्योर करना है। अब ब्रांच के केस में ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रांच इंडिया में है, उसका ऑडिटर कौन होगा? एक तो जो कंपनी का ऑडिटर है वही होगा ब्रांच का ऑडिटर, हेड ऑफिस का ऑडिटर विल बी ब्रांच का ऑडिटर, या फिर कोई और ऑडिटर भी हो सकता है। बट अगर ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है तो कौन होगा? इसी कंपनी का ऑडिटर हो सकता है, या फिर कोई बाहर का अकाउंटेंट हो सकता है, या बाहर का ऑडिटर हो सकता है उन रेगुलेशंस के हिसाब से। ब्रांच का ऑडिटर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे दिया है इसलिए मैंने बस आपको बता दिया।
और ये जो फ्रॉड रिपोर्टिंग है ये ब्रांच ऑडिटर को भी अप्लाई हो जाएगा टू द एक्सटेंट ब्रांच इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिट में हम पहुंच गए। तो कॉस्ट ऑडिटर के बारे में एक एमसीक्यू के लिए पॉइंट ये है कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा, वो स्टैट ऑडिटर के लिए था। कॉस्ट ऑडिटर के लिए उसका अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, लेकिन उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करते हैं मेंबर्स। तो अलग इंसान अपॉइंटमेंट वाला है एंड रेम्यूनरेशन वाला है, आपको याद रखना है। अब एमसीक्यू के लिए देयर आर सम फॉर्म्स, आप ऐसा ही अपने नोटबुक में बना लो, आपको बस याद रखना है। फॉर्म CRA 1 बताता है इस तरह से आपको बुक्स मेंटेन करनी है। कौन से बुक्स? अब हम कॉस्टिंग वाले बुक्स की बात कर रहे हैं। CRA 2 बोलता है कि किसी कॉस्ट ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको बताना है। बताने वाला फॉर्म है CRA। एंड कब बताना है? तो जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया उसके 30 डेज में, या फिर फिनेंशियल ईयर एंड होने के 180 डेज भी हो गए, ये दोनों में विच एवर इज अर्ली, जो भी अर्ली होता है उसके अ, जो भी अर्लियर डेट है तब आपको बताना है। मैक्सिमम वो आपकी टाइम लिमिट है। सीजी को बता दो इन्फॉर्म CRA 2 कि आपने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है। CRA 3 इज द रिपोर्ट जो कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट करता है। कॉस्टिंग का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है इट इज इन फॉर्म CRA 3। एंड ये कब तक इशू होना चाहिए? तो ईयर खत्म होने के 180 डेज तक ये इशू होना चाहिए। CRA 4 जो रिपोर्ट है वो मिलने के 30 डेज में कंपनी वो सीजी को सबमिट करेगी। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी सीजी को भेजेगी मिलने के 30 डेज में। इन विच फॉर्मेट? इन XBRL फॉर्मेट। नेक्स्ट, अब ये जो कॉस्ट ऑडिट के रूल्स है ये कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। कौन सी कंपनीज? तो पहली ऐसी कंपनी जिसका मोर देन 75% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है, तो हमें इस इंडिया के कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट SEZ वाली कंपनी है, तो वो भी हम ऐसे मानते हैं ना कि SEZ इज मेंट ओनली फॉर एक्सपोर्ट, इसलिए उसको भी कॉस्टिंग के CRA वाले रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। एंड कोई ऐसी कंपनी जो बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, मतलब खुद के कंजम्पशन के लिए बना रही है, खुद ही बना रही है, तो हमें नहीं देखने उसके कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स, वो खुद ही देख ले। इन तीन चीजों में केसेस में कॉस्ट रिकॉर्ड्स के रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कांट बी कॉस्ट ऑडिटर। एंड अगर स्टैट्यूटरी सॉरी कॉस्ट ऑडिटर की बात हो रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा ऑडिट कमेटी के रिकमेंडेशन से, जस्ट लाइक नॉर्मल ऑडिटर। एंड ऑडिट कमेटी रेम्यूनरेशन भी रेकमेंड कर देगी। ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, बस यहाँ पे लिखी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर के हिसाब से ही रहेगा। पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस, अब तक हम बहुत चीजें पढ़ रहे थे, लाइक पहले तो ऑडिटर आएगा बाद में ऑडिटर जाएगा, वो वाले सारे सेक्शन हमने पढ़ ली। अब इन सारे सेक्शंस में कहीं भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो क्या? तो वो बताया है सेक्शन नंबर 147 में। अगर कहीं पे भी नॉन कंप्लायंस हो गया कंपनी पे क्या होगा? तो कंपनी को फाइन लगेगा, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी को के जो ऑफिसर्स है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट को क्या फाइन लगेगा? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। ये हो गया कंपनी का। अब ऑडिटर का क्या? ऑडिटर अगर कहीं पे पकड़ा गया बट उसका इंटेंशन नहीं था डिफॉल्ट करने का, गलती से उससे मिस्टेक हो गई, तो उसको फाइन है मिनिमम 25,000 या फिर मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन, विच एवर इज लोअर। तो 25,000 तो फाइन उसको होना ही चाहिए, लेकिन उसका मैक्सिमम फाइन होगा लोअर ऑफ 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन। सपोज इन दोनों का लोअर आता है 5 लाख, तो मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, इस रेंज में आपका फाइन बैठेगा अगर आपका फ्रॉड का इंटेंशन नहीं है। बट अगर आपका इंटेंशन है फ्रॉड करने का तो आपको 1 साल का जेल की सजा तो काटनी ही पड़ेगी। इम्प्रिजनमेंट टू 1 ईयर, इट में बी लेस देन ईयर ऑल्सो। इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है एंड उसके साथ फाइन भी आपको लगेगा जो मिनिमम 50,000 होगा एंड मैक्स विल बी लोअर ऑफ 25 lakhs और 8 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन। लिमिट्स आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके साथ ही कंपनी को रिफंड देना है सारे रेम्यूनरेशन का, जितनी भी फीस ली थी सारी कंपनी को रिफंड करनी है। एंड कुछ डैमेजेस है तो वो भी बेयर करने हैं। अब एक और बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर कोई CA फर्म थी ऑडिटर, तो फाइन के लिए ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। लेकिन कुछ और लायबिलिटी है, मतलब नॉट रिलेटेड टू फाइन, कोई गलत रिमार्क दे दिया ऑडिट रिपोर्ट में, उसके लिए वही पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है जो कंसर्न्ड है उसके रिलेटेड। वो पार्टनर्स विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने काम ही नहीं किया उस असाइनमेंट पे। ओके, सो फाइन के लिए एवरीवन, अदरवाइज कंसर्न पार्टनर्स देमसेल्व्स विल बी रिस्पॉन्सिबल। अब हम सीधा बढ़ते हैं हमारे डिविडेंड वाले पार्ट की तरफ, डिप्रिसिएशन डिविडेंड वगैरह। ये एंड LLP होने के बाद ये वाला खत्म हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन,
तो ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? प्रोविज़न ये है कि डिविडेंड तभी डिक्लेयर या पे होना चाहिए जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करके आपका हो गया है, उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचते हैं उनसे डिविडेंड पे होना चाहिए। और ये सब बताया गया है शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 2 ये बोलता है कि यूज़फुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यू आप अपने हिसाब से ले सकते हो, लेकिन रेट हमारा लेना डेप्रिसिएशन वाला। तो यूज़फुल लाइफ एंड आरवी रेसिडुअल वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, बस जो अलग वाली ले रहे हैं उसको बस डिस्क्लोज़ कर दो कि हम शेड्यूल 2 से डेविएट हो रहे हैं। इतना ही बताया है डेप्रिसिएशन के बारे में। अब आता है डिविडेंड्स। तो डिविडेंड मैंने जैसे बता दिया, नॉर्मली डिक्लेयर नहीं हो सकता, कुछ ही केसेस में डिक्लेयर हो सकता है। कब? आउट ऑफ ओनली दोज़ प्रॉफिट्स जो आफ्टर डेप्रिसिएशन बचता है उनसे ही, या फिर कोई प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी आफ्टर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर वाले प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन या प्रीवियस ईयर वाले प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन से आप डिविडेंड दे सकते हो। या फिर इनसे डिविडेंड आपने पहले ही दे दिया था, उनसे भी कुछ बैलेंस पैसे आपके पास बचे, उनसे आप डिविडेंड दे सकते हो। या फिर आपको गवर्नमेंट ने खुद कुछ पैसा दिया है टू पे आउट डिविडेंड, तो उससे भी आप दे सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। ट्रांसफर करना प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स इज ऑप्शनल। हम बहुत बार अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हैं कि प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो ये सारा ट्रांसफर ऑप्शनल है, ये करने के अलावा भी आप डिविडेंड दे सकते हो। पास्ट प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हो। एंड नो डिविडेंड फ्रॉम रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब वो जो किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। कुछ रिजर्व्स होते हैं जैसे सीआरआर, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है, या फिर डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो वो डिबेंचर के लिए बने हैं, उससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। आप उसी रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हो जो फ्री है, जो किसी चीज के लिए नहीं बनाए गए, तो दे दो अपने मेंबर्स को। ये वाला है, ये प्रोविजन है बेसिकली। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। साल के बीच में अगर आप कोई डिविडेंड दे रहे हो तो उस पे भी वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो नॉर्मल डिविडेंड पे अप्लाई होते हैं। नाउ द बेसिक डिसीजन, यस, जो डिवीजन का डिसीजन है वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, बोर्ड का डिसीजन है। अगर बोर्ड ने बोला कि 4 रुपीज पर शेयर डिविडेंड है, तो शेयर होल्डर्स नहीं बोल सकते कि नहीं 4 नहीं, हमें तो 6 रुपीज चाहिए। उनकी मनमानी यहाँ पे नहीं चलेगी। जितना मैनेजमेंट बोलेगा उतना ही डिविडेंड आपको मिलेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको क्या याद रखना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऑल दिस। डिविडेंड जब डिक्लेयर हो जाता है तो लायबिलिटी बन जाती है कंपनी की। डिक्लेयर करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो पे करनी है। डिविडेंड किसको दोगे? तो सिर्फ शेयर होल्डर्स को दोगे, किसी और को, डिवेंचर होल्डर्स को वगैरह डिविडेंड नहीं दोगे। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है उनको ही दोगे। कैसे दोगे? कैश में दोगे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड, वारंट, चेक, उससे भी दे सकते हो। नेक्स्ट, प्रॉफिट से डिविडेंड देना अलाउड है, लेकिन वो अक्यूमुलेट करके बोनस शेयर्स बना के देना भी अलाउड है। ये बस यहाँ पे लिखा है कि प्रॉफिट रिजर्व्स कैन बी कैपिटलाइज टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। एंड प्रोपोर्शनल डिविडेंड दे सकते हो, मतलब मेरा इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, लेकिन उसमें से 5 ही रुपए शेयर होल्डर ने पे किया है, तो मैं डिविडेंड भी उसको 50% ही दूंगी। या प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट भी डिविडेंड में हो सकती है। नेक्स्ट, नेटिंग ऑफ। शेयर होल्डर से मैं 4 रुपए रिसीवेबल है एंड मेरे 4 रुपए डिविडेंड पेएबल है, तो आई कैन एडजस्ट इट एंड पे हिम 0। मैंने रिसीवेबल पेएबल नॉक ऑफ कर दिया। दिस इज ऑल्सो अलाउड इन केस ऑफ डिविडेंड्स। और जो डिविडेंड पेएबल है उसका AS400 इंडेक्स 10 के हिसाब से अकाउंटिंग ये होता है कि वो बुक्स में अकाउंट फॉर नहीं होता, वो बस नोट्स में डिस्क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो उस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर डिक्लेयर होता है ना, तो लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर की बनता है। तो बस वो नोट्स में डिक्लेयर होता है अंडर इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के प्रोविजंस। डिविडेंड के बारे में बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखा है सीए ने, मैंने इस छोटे से टेबल में उसको कंसोलिडेट कर दिया। आपको बस ये याद रखना है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 5 दिनों में आपको उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है, फिर वहां से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिक्लेयर होने के 30 डेज में, नॉट आफ्टर कीपिंग इन बैंक अकाउंट। डिक्लेयर होने के 30 डेज में आपको वो एक्चुअली पे करना है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर 30 डेज हो गए फिर भी पे नहीं हुआ, तो 37 डेज के बाद, मतलब 37 डेज बाद अनपेड कुछ रहा, तो उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम का अकाउंट होता है, उसमें आपको रखना है। और अगर आपने ये नहीं किया तो आपको 12% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फॉर द डिफॉल्टिंग पीरियड। 37th डे से स्टार्ट हो जाएगा आपका 12% पर एनम, आपको वो सारा पे करना पड़ेगा बाद में। सपोज आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी रख दिया, फिर भी शेयर होल्डर आपके पास नहीं आया कि अरे मेरा डिविडेंड तो रह गया था, उस अकाउंट में रख के भी उसको 7 साल हो गए, रखने के बाद 7 साल हो गए फिर भी शेयर होल्डर नहीं आया, तो आप उसको डायरेक्टली IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में भेज दो। जो मैंने आपको बोला था ना कि IEPF भी आएगा बाद में, वो ये वो IEPF है, उसमें आप इसको रख दोगे एंड उस डिविडेंड के साथ करस्पॉन्डिंग शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे टू IEPF।
एंड आईपीएफ से फिर भी वो क्लेम नहीं हुआ तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वगैरह में जाता है। दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। आप बस ये प्रोसेस याद रख लो, आपको ये पूरा चैप्टर के पैराग्राफ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ लेकिन पे नहीं हुआ तो पनिशमेंट होती है। क्या पनिशमेंट होती है? डायरेक्टर को जो जानबूझ के ये सब कर रहा है उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 2 years, एंड फाइन लगेगा विच शैल बी नॉट बी लेस देन, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, 1000 रुपीज फॉर एवरी डे, या फिर ज्यादा भी हो सकता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। और कंपनी को सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम टू द शेयर होल्डर। बट ऐसा नहीं माना जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ एंड पे नहीं हुआ। कुछ केसेस में, कौन सी केसेस? जब लॉ की वजह से हमने पे नहीं किया, सपोज कंपनी बैंकरप्ट हो गई, तो लिक्विडेशन वगैरह कुछ तो चल रहा है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि डिविडेंड पे नहीं होंगे, सारे पैसे पहले क्रेडिटर्स को दिए जाएंगे, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से अगर पेमेंट नहीं हो रहा तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट। या फिर अगर किसी शेयर होल्डर ने बताया कि मुझे इस अकाउंट में नहीं, इस अकाउंट में पैसे चाहिए, और वो हो नहीं रहा है, कंपनी ने ट्राई किया फिर भी हो नहीं रहा है, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट। नेक्स्ट, कोई डिस्प्यूट है तो नहीं दिया तो चल जाएगा। नेक्स्ट, अगर लॉफुली एडजस्ट किया, जो मैंने नेटिंग ऑफ बताया था, तो इट इज ओके, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट। एंड ऐसी कुछ चीज हो गई जो कंपनी की गलती नहीं थी, तो भी इट वोंट बी कंसिडर्ड एज कंपनी का डिफॉल्ट। ठीक है। फिर आईपीएफ क्या होता है वगैरह मैं नहीं ले रही क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी, आप भी इसको प्रायोरिटी सी में रखना। आईपीएफ के अकाउंट्स कैग ऑडिट करवाता है उनका, ये आप एमसीक्यू पर्पस के लिए बस याद रख दो। एंड जो रिपोर्ट आता है कैग से वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा के सामने वो रखा जाता है। नाउ, पावर टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है वो इंस्पेक्शन के लिए नॉर्मली रखना चाहिए, लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो रजिस्टर आप क्लोज भी कर सकते हैं, मतलब कंपनी उसको नॉट ओपन फॉर इंस्पेक्शन भी रख सकता है। बट साल में, ऐसे सारे दिन मिला के साल में मैक्सिमम 45 डेज ही होने चाहिए, 45 से ज्यादा दिन आपको, आप उसको क्लोज नहीं रख सकते। प्लस एट अ स्ट्रेच आप बस 30 डेज के लिए रख सकते हो, मतलब 30 + 15 चलेगा, लेकिन वन टाइम 45 नहीं चलेगा बुक्स रजिस्टर का क्लोजर। एंड अगर आप रखने वाले हो उसको बंद फॉर इंस्पेक्शन, तो 7 दिन प्रायर वाली नोटिस भी आपको देनी पड़ेगी, ये यहाँ पे लिखा है। नाउ कम्स अ बिट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि ऑडिटर को अगर इंश्योर करना है कि डिविडेंड प्रॉफिट से ही आए तो ऑडिटर ने क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो कि आफ्टर डिप्रिसिएशन ही डिविडेंड इशू किया ना, क्योंकि ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है। फिर जो डिप्रिसिएशन था वो शेड्यूल 2 के हिसाब से ही कैलकुलेट किया ना। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन था ना जिसमें बताया था कि ये डिविडेंड पेएबल है। उसके बाद एजीएम में ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, किसी और मीटिंग में नहीं, डिविडेंड हमेशा एजीएम में डिक्लेयर होता है, वैसे ही हुआ है या नहीं ये आपको चेक करना है। फिर जितना रेकमेंड हुआ था उससे ज्यादा तो डिविडेंड फाइनली डिक्लेयर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला बीओडी की मनमानी चलती है, शेयर होल्डर्स को कुछ भी लगे वो हमें नहीं देखना है। सो जितना डिक्लेयर हुआ, जितना डिसाइड हुआ था, जितना रिकमेंडेड था, उतना ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या नहीं। एंड ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। सपोज मेरा फुल्ली पेडअप शेयर का अमाउंट, मतलब मेरे शेयर का टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपीज, उसमें से सिर्फ एक ही कॉल हुआ है 22 रुपीज का, 80% का कॉल ही नहीं हुआ लेकिन एडवांस में पैसे रिसीव हुए। इन दैट केस 20% अमाउंट ही डिविडेंड की मिलेगी, बिकॉज 20% ही कॉल्ड एंड पेड अप है। जो एडवांस में पैसे मिले हैं उसको आप पेड अप मान के पूरा डिविडेंड नहीं दे सकते, जितना कॉल्ड एंड पेड है उतना ही आप डिविडेंड दे सकते हो, ऐसा लिखा है इस पॉइंट में। एंड रजिस्टर क्लोज तो नहीं था मोर देन द अलाउड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी आपको देखना है। फिर हमारे नॉर्मल पॉइंट्स, 30 डेज में डिविडेंड पे किया है नहीं, सेपरेट बैंक अकाउंट में 5 दिन में रखा है नहीं, जो मैंने अभी आपको टेबुलर फॉर्म में बताया वो सारी चीजें। फिर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को बताया नहीं। अगर कोई कंप्लेंट थी नॉन पेमेंट की तो करेक्टिव एक्शन लिया है या नहीं, ये भी ऑडिटर को देखना है। फिर इंटरिम डिविडेंड, ये मैंने बता दिया कि फाइनल डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। वो ओल्ड प्रॉफिट करंट ईयर प्रॉफिट दोनों से दिया जा सकता है। एंड यहाँ पे एक और प्रोविजन है, करंट ईयर में अगर मेरी कंपनी लॉस में है, मैं जब डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हूँ, डिक्लेरेशन के इमीडिएट पहले जो क्वार्टर खत्म हुआ था वहां अगर मेरी कंपनी लॉस में है, तो मेरा मैक्सिमम डिविडेंड होगा पिछले 3 साल का जो नॉर्मल डिविडेंड है, नॉट इंटरिम, नॉर्मल डिविडेंड है उनका जो एवरेज है, मतलब एवरेज डिविडेंड फॉर लास्ट 3 इयर्स, ये जो अमाउंट है उससे ज्यादा डिविडेंड मैंने डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, ये एक रेस्ट्रिक्शन है अगर मेरी कंपनी लॉस में है। नेक्स्ट, ये मैं फिर से नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, डिप्रिसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, एजीएम वगैरह वगैरह वगैरह।
आगे भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, वो आपने एग्जाम में नहीं लिखे तो चलेगा क्योंकि ऑलरेडी 5-6 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब रिजर्व्स, फिर रिजर्व फ्री रिजर्व्स वो होते हैं जो किसी पर्पस के लिए नहीं बनते, एंड जो अवेलेबल होते हैं डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे बताया है। एंड रिजर्व्स आर टू टाइप्स के रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व्स। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि अकाउंट्स का पेपर नहीं है, तो ये मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कवर। लेट्स डायरेक्टली जंप टू एलएलपी। अच्छा, डेप्रिसिएशन में एक पॉइंट मुझे मिल गया एमसीक्यू के लिए। यहाँ पे ये लिखा है कि रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एन असेट शैल नॉट बी मोर देन 5% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मेरा ओरिजिनल कॉस्ट अगर 100 है तो मैं बस 5 रुपीज मैक्सिमम रेसिडुअल वैल्यू मान सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं मान सकती। ये लिखा है शेड्यूल 2 में। अब एलएलपी, एलएलपी ऑडिट अगर करना है तो क्या क्या ध्यान में रखना है। सो एक एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी नाम की चीज फाइल करनी होती है रजिस्ट्रार के साथ। ये फाइल होती है फॉर्म नंबर 8 में। सो फॉर्म 8 इज फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये फाइल कब तक होना चाहिए? तो साल खत्म होने के 6 मंथ्स के बाद, ये 30 डेज बाद। मतलब मेरा साल खत्म हो गया 31 मार्च को, उसके बाद 6 महीने मतलब 30 सितंबर हो गया। 30 सितंबर प्लस 30 डेज मतलब 30 अक्टूबर मुझे फाइल करना है फॉर्म 8 में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया। जो ऑडिट होता है एलएलपी का, वो सारे एलएलपीज को एप्लीकेबल है, बट कुछ एलएलपीज को नहीं है। कौन से एलएलपीज को? जो छोटी है। छोटी मतलब क्या? जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है, या जिनका कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू पेड अप शेयर कैपिटल 25 लाख या उससे कम है। तो इन दोनों से एक भी चीज आपने सेटिस्फाई कर दी तो आपको एलएलपी ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। ये छोड़ के एक एनुअल रिटर्न भी होता है। पहले हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8, फिर हमने ऑडिट के बारे में छोटा सा पढ़ा। अब एक एनुअल रिटर्न होता है जो फॉर्म 11 में होता है। वो कब तक फाइल करना है? तो 60 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो 31 मार्च प्लस 60 डेज में आपको फॉर्म 11 में एनुअल रिपोर्ट देना है। दिस इज नॉट एनुअल रिटर्न देना है, दिस इज नॉट ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज एनुअल रिटर्न। कुछ चीजें इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, वही जो हमने फॉर्म 8 फॉर्म 11, फिर बेसिक चीजें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मतलब एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, एंड जो पार्टनर्स है उनका नाम, कुछ चेंजेस हुए एडिशन डिलीशन, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है कि एलएलपी को भी डेडलाइन है, जो अभी हमने देखा 6 मंथ्स 30 डेज जो भी है जो भी है। वो ड्यू डेट हो गई। वो ड्यू डेट होने के बाद भी 300 डेज हो गए। तब तक भी अगर एलएलपी सबमिट करती है ये सारी चीजें, तब तक भी एलएलपी अगर सबमिट करती है ये सारी चीजें, तो एडिशनल फी लेवी की जाएगी, लेकिन कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। मतलब कोई क्रिमिनल या ऑफेंस किया है आपने, पेनल्टी जो भी, वो सारी प्रोविजंस आपके आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आप अप टू 300 डेज ये फाइल कर रहे हो, ड्यू डेट के बाद 300 डेज तक। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है अप टू 300 डेज यू हैव टू पे नॉर्मल फी एंड एडिशनल फी। लेकिन 300 दिन के बाद अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको ये सब तो देना ही है, नॉर्मल एडिशनल, उसके साथ आपको प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको पेनल्टी वगैरह लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं ऑडिटर को, और डेजिग्नेटेड पार्टनर से नहीं हो पाया तो नॉर्मल पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट होना चाहिए? तो बहुत ही चिल है, मैं बोलूंगी कि एलएलपी के प्रोविजंस कि साल खत्म होने तक तो ऑडिटर को अपॉइंट कर दो, इतनी इजी प्रोविजन है। बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये कब है? फर्स्ट ऑडिटर का। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का क्या है? थोड़ा थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट, कि 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च को अगर मेरा ईयर खत्म होता है तो उससे पहले 30 डेज, 1 मार्च तक तो आप उसको अपॉइंट कर दो। दे एक्सपेक्ट कि 30 डेज में, मतलब वट एवर दीज प्रोविजंस आर वेरी लीनियंट। फर्स्ट ऑडिटर को साल खत्म होने से पहले अपॉइंट कर दो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को साल खत्म होने के 30 डेज पहले तक तो अपॉइंट कर दो। देन कैजुअल वैकेंसी भी फाइल करेंगे, फिल करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब एलएलपी को क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, मेंटेन करनी है। तो पहले तो मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड का एक कुछ स्टेटमेंट या पर्टिकुलर्स आपको रखना है, उसको मैं बोलूंगी समथिंग सिमिलर टू P&L। नेक्स्ट, असेट एंड लायबिलिटी के रिकॉर्ड, मतलब क्या? समथिंग सिमिलर टू बैलेंस शीट। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। अकाउंट मतलब क्या? P&L बैलेंस शीट। और क्या पढ़ा है हमने? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब यहाँ पे क्या बोला है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड एनी अदर पर्टिकुलर्स। तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी है एलएलपी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बहुत ही इजी आंसर है एक, एडवांटेज, पर्पस और नीड ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्यों करना है एलएलपी का? तो ये बहुत जनरल आंसर है, फिर भी करवा रही हूँ।
सबसे पहले तो फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने के लिए ऑडिट करना चाहिए। नेक्स्ट, कोई डिस्प्यूट है अगर, जो अकाउंटिंग के बारे में डिस्प्यूट है, तो वो सेटल हो सकते हैं अगर ऑडिट ऑडिट में कोई मिस्टेक मिल गई तो इसके लिए ऑडिट करना है। नेक्स्ट, कोई बैंक से हमें लोन लेना है तो बैंक तो कुछ तो मांगेगी आपका ऑडिटेड डिटेल्स, उसके लिए ऑडिट करवाना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंप्रूव करना है, हाउ कंपनी फंक्शन, हाउ मैनेजमेंट फंक्शन, इसमें आपको इंप्रूवमेंट करवाना है तो आपको ऑडिट करना जरूरी है। एंड अगर कोई पार्टनर के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी कुछ भी हो गई, एंड अकाउंट सेटल करना, जो हम पढ़ते थे ना 11वीं 12वीं में, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर तो कैपिटल एडजस्ट कर दो, कैश पे कर दो, ये वो सब करने के लिए ऑडिट होना, ऑडिटेड फिनेंशियल्स होंगे तो आप ज्यादा भरोसा कर पाएंगे, इसलिए ऑडिट होना मैंडेटरी है। अब व्हाट इज ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं बन रहा था, फिर भी मैंने IMRM ऐसा शॉर्टकट बनाया है। और क्या करना है अगर आपको एलएलपी ऑडिट करना है तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस ले लो मैनेजमेंट से कि ये मुझे देखना है, अपना ही आप देखो। M स्टैंड्स फॉर मेंशनिंग, रिपोर्ट में कुछ तो मेंशन होना चाहिए, क्या, कि सारे रिकॉर्ड्स करेक्ट रिलायबल है या नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन था क्या मुझ पे जब मैं ऑडिट कर रहा था। IMR, R फॉर रीड, रीड करना है एलएलपी एग्रीमेंट एंड कुछ चीजें नोट करनी है। क्या चीजें नोट करनी है, बहुत बेसिक चीजें हैं, क्या बिजनेस है, कितना कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट है, ड्यूरेशन क्या है, ड्राइंग, सैलरीज, बोरिंग, सारी नॉर्मल चीजें हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वट एवर एंड लास्ट M, मिनट बुक अगर कोई मेंटेन हो रही है एलएलपी से तो उसमें कोई रेजोल्यूशन पास्ट है या नहीं, ये आपको रिपोर्ट करना है आपके ऑडिट रिपोर्ट में। ये था आपका एलएलपी ऑडिट। इसके बाद आता है कारो, ये हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो यस, कंपनी ऑडिट इज डन, दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग एंड बाय बाय।